हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भी आप दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से हिस्ट्री सेक्शन वाला जो 1 to 150 क्वेश्चन का सेट था, सेट नंबर फर्स्ट, उसका आप 50 क्वेश्चन देख रहे हो। आज का यह क्लास हिस्ट्री का दृष्टि के अकॉर्डिंग लास्ट का क्लास है। इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड किया जा चुका है जिसमें कि 50-50 क्वेश्चंस करके बताया गया था। हर एक सवाल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। 67वीं बीपीएससी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में आप अभी देख रहे हो। हर एक सवाल के बारे में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी, उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा आप उसे याद करने की। अगर आपको याद नहीं आए तो स्क्रीनशॉट लेने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल आज का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले समझिए ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि यह वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में हुआ था बॉम्बे में। कहाँ पर? तो तेजपाल संस्कृत पाठशाला में दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। नंबर बी देखिए, कह रहा है कि एक तो ए आपका यहाँ पे सही है, दूसरा है कि ए ओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, वहीं WC बनर्जी इसके महासचिव थे। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप याद करने की कोशिश करिए। देखिए, अध्यक्ष की बात करेंगे तो बनर्जी साहब थे। ठीक है, जो यहाँ पे ए ओ ह्यूम के बारे में दिया हुआ यह गलत है। बनर्जी साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और ए ओ ह्यूम जो है इसके क्या थे? सचिव थे, महासचिव थे। ठीक है, तो ये आपका गलत है, यहाँ पे मैच किया हुआ। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो देखिए, यह भी गलत है क्योंकि इसमें 82 के बदले 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और लास्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। तो क्या बताइए, सही है या गलत है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस वक्त लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर ए और आपका डी यहाँ पे सही है और बी और सी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है क्लास थोड़ा लंबा हो तो आप समझ लीजिए, हर एक सवाल पे आपको लगभग 1 मिनट का तो समय देना ही चाहिए अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, आइए इसको भी थोड़ा सा फ्रेंड्स बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए के बारे में समझेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। सर चार्ल्स मेटकॉफ का भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है, मतलब उनको मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रसिद्ध एक फेमस कानून था प्रेस कानून, उसके माध्यम से देसी प्रेस पर जो सभी तरह का प्रतिबंध लगा हुआ था उसको इन्होंने समाप्त किया था। किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ था? देखिए, ऑप्शन नंबर तो आपका यहाँ पे डी सही जवाब है, सिंहभूम में। समझेंगे, छोटा नागपुर, जो कि पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में बताया था कि अभी वो झारखंड में है। वहाँ पर हो और मुंडा आदिवासियों ने वर्ष 1820 और 22 के बीच कंपनी की सेनाओं को चुनौती दी और 1831 में उन्होंने उनको मतलब लड़ाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ललकारे। और 1837 तक, यह जो 1837 तक, 20 से लेकर 37 तक काफ़ी ज़्यादा अशांति फैली रही थी इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि हो और मुंडा आदिवासी के द्वारा अंग्रेज के खिलाफ सिंहभूम, जो कि अभी वर्तमान झारखंड में है, वहाँ पर कब्जे के खिलाफ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, नहीं वाले क्वेश्चन पे मैंने आपको पहले ही बताया था, ध्यान से आप उसे देखेंगे। देखिए, अनहैप्पी इंडिया जो लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखकर लिखने वाले जो हैं लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया। उसके बाद वी.डी. सावरकर हिंदुत्व के लिखे थे, महात्मा गांधी हिंद स्वराज और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इज मेकिंग। ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता को
किस नेता को ब्रिटिश संसद ने पहली बार निर्वाचित किया था? काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, दादा भाई नौरोजी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? देखिए समझेंगे यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। गठन में गंगा सदन सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका, और रामानंद मिश्र थे, ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों थे वहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1934 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और इसे औपचारिक रूप से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मतलब शुभारंभ उसके बाद उन्होंने किए थे। पार्टी के अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। और महासचिव अगर आपसे पूछ ले तो महासचिव थे जयप्रकाश नारायण साहब। ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ई होगा सही, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ये दोनों वहाँ पे पार्टी के संस्थापक के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही जवाब, शाहजहां। देखेंगे शाहजहां के शासनकाल के दौरान उनके जो पुत्र थे दारा शिकोह, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, दारा शिकोह के द्वारा सिर ए अकबर के रूप में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस पुस्तक में 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। पूछ ले कितना, तो 52 आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अभी बीपीएससी के लिए आपका अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसे जरूर एक बार देख लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य का गठन करना। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का औपचारिक प्रस्ताव था, जिसमें कि एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग की गई थी अगर इसका, और इसे 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था। डेट ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1940 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? देखिए गांधी इरविन समझौता समझेंगे ध्यान से, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको खास बात बताया जा रहा है, समझेंगे। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था। डेट आप ध्यान रखेंगे, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। इसके द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा जो सत्याग्रह चल रहा था उसकी समाप्ति हुई, जिसे गांधी और उनके अनुयायियों के द्वारा नमक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या ये परिणाम था उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि कांग्रेस जो है संवैधानिक सुधार की रूपरेखा प्रदान करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना, यह भी आपका बिल्कुल सही है, वापस लिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नंबर डी है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना, यह भी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या हुआ था, नमक पर जो कर लग रहा था उसको हटा लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये सारों चीज़ हुआ था। मगर इसमें आपसे क्या पूछा था कि कौन सा, यहाँ पे पूछा था कि कौन सा ऐसा है जो समझौता का परिणाम नहीं था। ऐसा तो है नहीं कोई, सारा का सारा यह परिणाम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया किसके बीच में, बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सितंबर 1657 में सम्राट जो थे उनकी गंभीर जब बीमारी हो गई, उसकी मृत्यु के बाद
शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए मतलब लड़ाई होने लगा था, ठीक है, सिंहासन के लिए कौन ये करेगा। तो संघर्ष में सामूगढ़ का जो युद्ध था ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था। यह युद्ध उनके पुत्रों द्वारा, जैसे कि दारा शिकोह और उसके छोटे भाई औरंगजेब और मुराद बख्श, इनके बीच में 29 मई, डेट आप ध्यान रखिएगा, 29 मई 1658 होगा यहाँ पे, 1658 को यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, ये तो आपको पता है, बताना है किसके दरबार में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बिंदुसार के। देखिए डायमेकस के बारे में समझिए। डायमेकस जो है एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। ये कब था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्यूकस साम्राज्य का एक यूनानी था, ठीक है। वह भारत में पाटलिपुत्र के मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार का राजदूत था, मतलब राज्य में वहाँ पे राजदूत बना था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में। समझेंगे, डायमेकस को एंटियोकस प्रथम के द्वारा मतलब बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत आया था, बताना है कि भारत कब आया था। मार्च 1942, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है सही जवाब। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। देखिए इस मिशन का नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया था, अगर यह पूछ ले तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, स्टेफोर्ड के द्वारा किया गया था, जो कि एक संवैधानिक प्रस्ताव के साथ भारत आए और उनका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था। देखिए वर्ष 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर आपका सी, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसमें कांग्रेस के वे अध्यक्ष बने थे। उन्होंने मांग किया था कि कांग्रेस को ब्रिटिश से 6 माह के अंदर में अंतिम चेतावनी दे देना चाहिए, और इसकी मतलब ये नहीं माना गया, ठीक है। इसके लिए पूर्ण स्वराज हेतु देश भर में संघर्ष भी आयोजित करना चाहते थे, जो कि ऐसा हुआ नहीं। तो उनकी चेतावनी और सलाह को अनसुनी कर दिया गया और उन्हें अध्यक्ष के रूप में जो शक्ति मिला था उस पर भी रोक लगाने की मांग करने लगी। इसी से वे गुस्सा होकर, नाराज होकर अप्रैल 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मई 1939, डेट आप ध्यान रखेंगे, मई 1939 में कांग्रेस के ही भीतर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन की घोषणा किए थे। ऑप्शन नंबर 113 का सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल राजवंश की राजधानी थी, कहाँ थी बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, द्वार समुद्रम 1121 ईस्वी के दौरान होयसल राजवंश की ये राजधानी थी। अगर डेट पूछे तो आपको बताना है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, लखीसराय। लखीसराय का प्राचीन नाम अंगुत्री था। लखीसराय की जो स्थापना है पाल वंश के दौरान एक धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में किया गया था। बौद्ध साहित्य में लखीसराय को अंगुत्री के रूप में बताया गया था, जो कि इसका एक अर्थ क्या होता है, तो एक वो जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थी, उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के लिए एक मतलब नियम बनाया, घोषणा किया उन्होंने।
इस कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे, जिसमें कि एक थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, थे, पहला थे। दूसरा थे सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। इस कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थे वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा कि लॉर्ड वेवेल नहीं थे और विलियम वुड नहीं थे, ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या बी हो जाएगा सही जवाब, सिताब राय को। समझेंगे इसके बारे में। रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। सितंबर 1773 में सिताब राय की इनकी मृत्यु हो जाती है, 1773 में। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय के बेटे कल्याण सिंह, उनका नाम क्या था, कल्याण सिंह को दीवान के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1832 और 33 के भूमिज विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब, गंगा नारायण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रावस्था है? तो ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आस्थापन, ऑप्शन नंबर सी स्पर्धा, ऑप्शन नंबर डी स्थिरीकरण हो जाएगा, स्थिरीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? बिहार की कुसुम देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? सबसे पहले तो ये देख लीजिए राधा स्वामी मत की स्थापना कब हुई थी। 1861 में हुआ था, आगरा के तुलसी राम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, जो एक पेशे से वो क्या एक बैंकर थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 122 नंबर है, भारत की निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। देखिए वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए भारत आए किंग जॉर्ज पंचम, ध्यान रखिएगा जॉर्ज पंचम नाम था। जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जो हैं उनके ही कार्यकाल के दौरान 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज होम और गुफकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल के बुर्ज होम श्रीनगर कश्मीर का पुरातात्विक महल वाला प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। इसी तरह कश्मीर के जो गुफराल में भी पशुपालन और कृषि करने के प्रमाण मिले हैं जो कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष
गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है आपका सही। देखिए, महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। डेट अगर पूछ ले तो 5 मार्च भी आपको ध्यान रखना है। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, गांधी इरविन समझौता होने के बाद क्या क्या मांग स्वीकार किया गया था। हिंसा में शामिल जो लोग नहीं थे, जो राजनीतिक कैदी नहीं थे, उनको रिहा करने के लिए बोला गया सबसे पहला। दूसरा था सभी जुर्मानों से छूट, जैसे कि जो कि अभी तक एकत्रित नहीं हुआ था, जो जुर्माना लगाया गया था, नंबर 2 हो गया। तीसरा था कि उन सभी जमीनों की वापसी करना था जो अभी किसी और को बेचा नहीं गया था। चौथा था कि तटीय क्षेत्र में व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक आदमी बना सके उसका अधिकार मिलना। पांचवा था उस सरकारी सेवकों के साथ अच्छे से व्यवहार करना, पेश आना, जिन्होंने कि महात्मा गांधी के कहने पर इस्तीफा दे दिया था। छठा था शांतिपूर्ण, अहिंसक और गैर आक्रामक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार देना। सातवां था कि ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेना। इन 7 मांगों को पूरा किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी विक्टोरिया द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के लिए के समय वायसराय बताना है कि कौन थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन के समय में समझेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आयुध अधिनियम 1878, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर को समाप्त करना, सिविल सेवा परीक्षा की जो अधिकतम आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 वर्ष लॉर्ड लिटन के ही समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद अहमदनगर के किले में जब वो कारावास में थे, उस वक्त उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में, जेल में उन्होंने जो लिखा था, इसमें प्राचीन इतिहास से स्टार्ट होता है और नेहरू ने प्राचीन काल में जैसे वेद, उपनिषद और प्राचीन काल की पाठ्य पुस्तक के बारे में लिखा। ब्रिटिश राज के दौर का जब समापन होने लगा उस वक्त तक के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। यह जो पुस्तक है भारतीय इतिहास, संस्कृति और दर्शन के बारे में एक अच्छा सा नजरिया पेश करता है। इसे भारतीय इतिहास पर सबसे बेस्ट बुक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में महिषी था या फिर थी, क्या था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य रानी के लिए महिषी शब्द का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है। चिरांद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिरांद। बिहार के जिला अगर पूछ ले बिहार स्पेशल में तो सारण जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, मतलब यह सही नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका सी है, यह आपका जानना है आपको कि यह सही नहीं है, क्योंकि जलियांवाला बाग नहीं, बल्कि मैंने आपको पहले बताया था 5 फरवरी 1922 को जो ये चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके ही वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित करने का वो किया था। इसमें से इस आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, सही है। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू और 22 में ख़त्म, यह भी सही है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। देखिए, चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे बारदौली प्रस्ताव के नाम से आप जानते हैं। इसमें उन्होंने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे
सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े हुए नहीं थे कौन? गांधी जी। देखिए युगांतर ऑप्शन नंबर डी जो आपका है, युगांतर जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, महात्मा गांधी से नहीं जुड़े हुए थे। तो कौन जुड़े थे यहाँ पे पूछ सकता है, तो आप देख लीजिए भूपेंद्र नाथ। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, आप हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक या दो बार में अगर आपको अच्छे से नहीं पता हो तो एक या दो बार आप क्लास को देखिएगा। आपको 150 क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, यह 150 नहीं बल्कि 500 प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इन तीनों क्लास में, तीनों वीडियो में आपको बताया गया है। तो दृष्टि पब्लिकेशन का 150 सेट क्वेश्चन का जो सेट है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी आपको बताया जा रहा है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा। हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आपको पता है दृष्टि पब्लिकेशन अपने आप में क्या वैल्यू रखता है आपके 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट इसके बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए कि भूपेंद्र नाथ और बारिंद्र कुमार घोष, एक नाम याद रखिएगा, मैंने आपको एक ही बताया, तो बारिंद्र कुमार घोष ये दोनों प्रकाशित मतलब करते थे। बाद बाकी जो आपका यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये तीनों गांधी जी के द्वारा ही मतलब उनसे जुड़ा हुआ था, मतलब उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था। देखिए गांधी जी को नए संविधान के लेखक थे, वे तिलक और सीआर दास को का सहयोग चाहते थे, लेकिन काम के दबाव की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसके बजाय उनको एनसी केलकर ऑप्शन नंबर ए और आईबी सेन ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों ने गांधी जी को सहयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए वज्जी वैशाली का सही है, अंग चंपा, चेदी हो जाएगा सुक्तिमती, और सूरसेन मथुरा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका होगा, ये सारे यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गांधार, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। इसके बारे में समझिए। कर्पूर मंजरी संस्कृत के एक प्रसिद्ध नाटककार और काव्य मतलब वो थे काव्य लिखने वाले थे, जिनका नाम राजशेखर था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजशेखर के ही द्वारा ये प्राकृतिक नाटक का रूप है। इन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी, पत्नी का इनका क्या नाम था अगर पूछ ले तो अवंती सुंदरी नाम था, ठीक है। यहाँ पे अवंती सुंदरी, ठीक है, अवंती सुंदरी, इनको ही खुश करने के लिए उन्होंने यह नाटक लिखा था, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि कौन थे, तो राजशेखर ही थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया अधिनियम ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह आपका 72 में नहीं होकर 1784 में हुआ था, ठीक है। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम के मतलब अनुसार ब्रिटिश सरकार और कंपनी का भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर दोहरा नियंत्रण हो गया था और सभी अधिकार जो है वो सरकार के पास थे। यह अधिनियम 1800 पूछ ले अगर कब तक ये मतलब लागू रहा, चलता रहा, 1858 तक यह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालक्रम मैच किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 से
85 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद लॉर्ड मेटकाफ है, तो ये 1835 से 36 साल, 1 साल के लिए रहे थे। फिर आपका है लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक, इन्हीं के बीच में रेल वगैरह का स्टार्ट हुआ था, रेल चलना। उसके बाद आपका आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर 57 तक ये रहे थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1917 में किया गया था। देखिए इसमें 2 भारतीय सदस्य, एक थे आशुतोष मुखर्जी और दूसरा थे जियाउल-दीन अहमद, ये दोनों भी इसमें शामिल थे। देखिए इसके बारे में समझिएगा। मुख्य रूप से यह जो ना कलकत्ता विश्वविद्यालय की वहाँ की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा को अलग करके विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना था, ध्यान रखेंगे। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों केंद्रों का दौरा किया और 17 महीने के बाद, यानी कि 1917 से 1919 तक, यानी कि 17 महीने तक लगभग ये भ्रमण किए, जांच पड़ताल किए। फिर 1919 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था। अगर पूछेगा सैडलर आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया, तो 1919 में, और गठन कब हुआ था, तो 1917 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कैमूर जिले में। कैमूर का जो एक प्रखंड है जिसका कि नाम है चैनपुर प्रखंड में मधुराना गांव के पास एक पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। यह मकबरा पुरातात्विक स्थल भी है और विशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। अब समझेंगे, बख्तियार खान फतेह जो है ये फतेह खान के पिता थे, जिनका कि शादी किससे हुआ था, तो शेर शाह सूरी की बेटी से हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? पीछे वाले क्लास में भी आपको बताया गया था कि राजकुमार अजीम उस शान, ऑप्शन नंबर बी, अजीम उस शान ने पटना को एक सुंदर शहर बना दिया था और बनाकर उनका नाम अजीमाबाद रखा था। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, औरंगजेब के ये पौत्र थे। 1702 ईस्वी में इनको पटना का सूबेदार बनाया गया था और 1704 में इन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक, ध्यान रखेंगे, कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था, ठीक है। उन्हें बिहार के नालंदा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? समझिए इसके बारे में। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र जो कांड हुआ था 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो थे किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी, और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों क्रांतिकारी ने षड्यंत्र किया था। उन्होंने उनके वाहन पर एक बम फेंका, मगर वो सुरक्षित बच गया और उसके 1-2 साथी, मतलब वो ब्रिटिश महिलाएं थी जो मारी चली गई थी। उसके बाद इसके खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को मार लिया, मतलब आत्महत्या उन्होंने कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? देखिए किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना वर्ष 1793 में बंगाल में किया था, ठीक है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदार के बीच में जमीन से जो उठाए जाने वाले राजस्व थे उसको तय करने के लिए एक समझौता किया गया, उसे नाम क्या दिया गया, अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? तो किसने गाया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। आपको जवाब जरूर पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब समझिए, यह जो कविता है इसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? नाम है उसका बिस्मिल अजीमाबादी। इन्होंने लिखा था, ठीक है, इन्होंने लिखा था 1921 में। कहाँ के रहने वाले थे? तो पटना के रहने वाले थे बिस्मिल अजीमाबादी, इन्होंने ही लिखा था। और गाया किसने था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसके बारे में आपको बताया गया था। देखिए, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए आपका गुर्जर प्रतिहार, पाल और चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार नहीं, देखिए सी ऑप्शन नंबर जो मैंने बताया आपको, ये आपका नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, राष्ट्रकूट, आपका पाल और गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य नहीं थे इसमें से, ठीक है। तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में ये त्रिपक्षीय मतलब संघर्ष चल रहा था, मगर चालुक्य इसमें शामिल नहीं थे। इसे कन्नौज त्रिकोण का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्न ए बतूता ने भ्रमण किया था किसके दरबार में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भ्रमण किए थे। देखिए, इब्न बतूता मतलब तुगलक के शाही दरबार का दौरा किए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नियुक्त किया गया हुआ, मतलब वहाँ का नियुक्त किए गए थे, और दरबार में लगभग 7 साल तक यहाँ पे वो रहे थे। यह भी ध्यान रखिएगा, कितने? लगभग 7 साल तक। कौन? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को के एक यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनका मूल नाम था क्या? गोविंद राय। गोविंद राय इनका नाम था। वे 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा का निर्माण करवाया था, इसके लिए ये काफ़ी जाने जाते हैं, मतलब काफ़ी उनका नाम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। देखिए, 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिनियम में बंगाल के विभाजन के जो खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा की गई थी। आपको पता होगा, गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 1905 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 में, सही होगा आपका जवाब। बक्सर का युद्ध आपको बताना है क्या 1765 में हुआ था? जी नहीं, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1885 में, सही है। और कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन था यह आपका 1910 में नहीं होकर 1912 में हुआ था, ठीक है। तो कौन सा मैच नहीं किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ए और सी यहाँ पे मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, प्रैक्टिस सेट का, कि बताना है आपको कि चेरो विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कब हुआ। 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में हुआ था। कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने चूड़ामन के चेरों के जो राजा के रूप में जो थे उनको बदल दिया था, जिसकी वजह से कि वहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या था? सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह चालू हुआ था, जिसको चेरो विद्रोह के नाम से आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए
सही जवाब, चेरो विद्रोह हुआ था सरदार भूषण के नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 50 क्वेश्चन देख लिया। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको इसका पीडीएफ भी एबीसी एकेडमी पर, एबीसी एकेडमी के टेलीग्राम लिंक पर आप आइएगा, उस पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए जैसा कि आपने देखा यहाँ पर टेस्ट, मैंने पहले भी बताया टेस्ट 1 to 5 लिखा हुआ है, तो 1 वाले में आपको हिस्ट्री देखना था। हिस्ट्री के बाद आपको और भी टॉपिक जो सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इन सारे चीज़ से आपको, साइंस से आपको देखना है। 5 सेट दिया गया है, 150 क्वेश्चन करके अलग अलग करके दिया गया है, एक साथ नहीं दिया गया है। 150 क्वेश्चन का मतलब आपको पता ही है, लगभग 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके 67वीं बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ, अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।